वंदे पुरुषोत्तमम। सात्वती पत्रिका सितंबर 2024 से भक्त रामाशंकर सिंह की घटना। लिखते हैं डॉक्टर अक्षय कुमार मिश्र। रामाशंकर सिंह एक वक्त इंटक में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व किए थे। परम दयाल शशि ठाकुर के सतमंत्र लेने की उनकी एक अद्भुत घटना है। बिहार के सारण जिला के पथारदेई गांव में जन्म ग्रहण करके इस तीक्ष्ण धी संपन्न युवक का पारिवारिक संबंध राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से था। डॉक्टर प्रसाद के दादाजी महेंद्र प्रसाद के तत्वावधान में छपरा में अध्ययन किए थे। महेंद्र बाबू का घर देश के सभी नेताओं का मिलन क्षेत्र था। रामाशंकर को उन लोगों के माध्यम से देश सेवा करने की शिक्षा मिली। स्कूल की शिक्षा समाप्त करके वे जब पटना में कॉलेज छात्र जीवन में प्रवेश किए तभी उनको नेतृत्व करने का अवसर मिला था। तीक्ष्ण बुद्धि और कठोर परिश्रमी होने के कारण वे बिहार प्रांत के विद्यार्थी संघ के संस्थापक बन गए। अपनी संगठनात्मक शक्ति के बदौलत बिहार के विभिन्न जिला में संघ की शाखा प्रशाखा खोले। इस बीच बिहार पुलिस उनको राजनीतिक डकैती का अपराधी बनाकर कागज तैयार करवाई। एक ही रात में कई जिले में डकैती करने का रिपोर्ट उनके विरुद्ध तैयार किया गया, परंतु रामाशंकर के विरुद्ध में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न रहने के कारण पुलिस की कोशिश व्यर्थ हो गई। परंतु डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के बाद पुलिस का आरोप मजबूत हो गया। एक दिन पुलिस दल बल के साथ रामाशंकर के गांव में हाजिर हो गई। रामाशंकर उस वक्त बाहर घूमने निकले थे और रास्ते में ही पुलिस से उनकी मुलाकात हो गई। उनके नाम से वारंट है, यह सुनकर उन्होंने कहा, तब चलें, घर से पहले बिछावन वगैरह लेकर आते हैं, देर करने से क्या लाभ। पुलिस दल के सभी सदस्यों को उपयुक्त सम्मान करके नाश्ता वगैरह करवाने के लिए घर के अंदर लेकर गए। गरम गरम हलवा और कचौरी सभी के थाली में परोसा गया। पुलिस उनसे इस तरह के स्वागत की आशा नहीं कर पाई थी। सभी जब निश्चित मन से नाश्ता करने में व्यस्त थे तब रामाशंकर पुलिस को बेवकूफ़ बनाकर वहां से भाग गए। घर के लोगों को भी पता नहीं चला। बहुत खोजबीन करने पर भी पुलिस रामाशंकर का पता नहीं लगा पाई। घर के लोगों के ऊपर दोषारोप करने लगी। घर से निकलकर विभिन्न गांवों और अंचल होते हुए सन्यासी का वेश धारण करके अंत में पावना सत्संग आश्रम में पहुँचे। उस समय रात अधिक हो गई थी। शशि ठाकुर का भोग हो गया था। शशि ठाकुर ने भोलानाथ सरकार से कहा, गेस्ट हाउस में जाकर देखें तो कोई नया आदमी आया है क्या। भोलानाथ दा गेस्ट हाउस में जाकर देखते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहने एक सन्यासी बरामदे पर बैठकर बीड़ी पी रहे हैं। सन्यासी बोले, आप बतला सकते हैं कि ठाकुर जी से अभी कहाँ मुलाकात हो सकती है? मैं अभी तुरंत उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। भोलानाथ दा बोले, अवश्य ही मुलाकात होगी, परंतु अभी तो काफ़ी रात हो गई है, आप विश्राम करें, कल सुबह मुलाकात हो जाएगी। सन्यासी मुंह फेर कर चुपचाप हो गए। भोलानाथ दा शशि ठाकुर के पास जाकर बतलाए, एक पर्यटक सन्यासी आए हैं, मैंने उनको अभी विश्राम करने के लिए कहा है, आगामी कल आपका दर्शन करेंगे। शशि ठाकुर जी बोले, उसने अपना परिचय क्या बतलाया? कहाँ से आया है, कुछ बतलाया है? भोलानाथ दा बोले, नहीं, वह अभी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, लगता है आपके साथ तर्क करना चाहते हैं। शशि ठाकुर ने कहा, जाएं, यदि वह अभी भी जगा रहे हैं तब मैं उसके साथ भी बातचीत करूँगा। भोलानाथ दा लौट कर देखते हैं कि सन्यासी पहले की तरह ही बैठे हैं। ठाकुर जी उनसे बातचीत अभी करेंगे, यह सुनकर वे भोलानाथ दा का अनुसरण करने लगे। शशि ठाकुर ने उनसे पूछा, कब आए? ऐसा लगा कि शशि ठाकुर उनकी प्रतीक्षा में थे। सन्यासी सम्मान सहित शशि ठाकुर के चरणों में प्रणाम किए और एकांत में उनके साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त किए। शशि ठाकुर मुस्कुराए और भोलानाथ दा को वहाँ से चले जाने का निर्देश दिए। भोलानाथ दा वहाँ से दूर चले गए। सन्यासी बोले, लगता है आपको पता है कि मैं कौन हूँ। शशि ठाकुर जी बोले, आप एक राजपूत हैं, ठीक बोले ना? भय मिश्रित नज़रों से सन्यासी ने कहा,
आपको तो पता है कि यहाँ पर भी पुलिस है। श्री ठाकुर जी बोले, पुलिस सन्यासी की खोज क्यों करेगी? कुछ संदेह दृष्टि से श्री ठाकुर की तरफ देखकर सन्यासी ने कहा, मैं रामाशंकर सिंह हूँ। सरकार मुझे जीवित या मृत पकड़वाने पर 20,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है, इसलिए मैं छद्म वेश धारण किया हुआ हूँ। मैं बिहार बंगाल के विभिन्न स्थानों में पुलिस से छुप कर रह रहा हूँ। अब मुझे कहीं भी छुपने का स्थान नहीं बचा है। श्री ठाकुर जी ने कहा, आपने क्या किया है? रामाशंकर दा बोले, मैं एक देश प्रेमी दल का सदस्य हूँ। ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाना हम लोगों के दल का उद्देश्य है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद श्री ठाकुर ने कहा, बात क्या इतना भर ही है? रामाशंकर भी बोले, मुझे बचाएं, आप अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। देखिए ठाकुर जी, आपको तो भारत की परिस्थिति पता ही है। चले जाओ कहने से ही ब्रिटिश भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। हम लोगों को बल प्रयोग करके उन लोगों को भगाना होगा, इसलिए सर्वदा उन लोगों का कानून तोड़ते रहता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, काम कैसे करते हैं? रामाशंकर दा बोले, रुपए की जरूरत के लिए लूटपाट करते हैं, डायनामाइट से विस्फोट करते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, इससे तो अनेक निरीह लोग भी मारे जाते हैं। रामाशंकर बोले, ट्रेन की एक विस्फोट घटना का उल्लेख करते हुए, जी हाँ, एक ट्रेन में कई ब्रिटिश ऑफिसर थे। हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं था, वह भारत के लिए देशात्मक कार्य था। श्री ठाकुर जी बोले, उस ट्रेन में अन्य लोग भी निश्चय ही थे। रामाशंकर अपना सर पकड़कर बोले, इस विषय में और कुछ नहीं कह पाऊंगा। पुलिस को मेरे संबंध में सब कुछ पता चल गया है। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुझे सहायता करें। मैं वादा करता हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। रामाशंकर जी बोले कि यहाँ आने के पहले मैं आपके एक ऋत्विक प्रमथ दास से कलकत्ता में दीक्षा लेकर आया हूँ। आप मेरे गुरु हैं। श्री ठाकुर जी बोले, शायद मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ, परंतु आपको बहुत धैर्य, साहस और विश्वास रखना होगा। रामाशंकर बोले, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। श्री ठाकुर थोड़ा चिंतित होकर बोले, आपने कहा कि दीक्षा लिए हैं, यजन याजन और इष्टवृत्ति समझकर अभ्यास तो करते होंगे। रामाशंकर बोले, जी नहीं, मैंने रात में ही दीक्षा लेकर यहाँ चला आया हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रमथ दा मुझे एक छात्र के रूप में जानते हैं, परंतु वे मेरे संबंध में और कुछ भी नहीं जानते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, ठीक है, नीति नियम अभी से ही पालन करेंगे, आज रात से ही। यदि कुछ समझ नहीं सके तो कल केष्टोदा से समझ लेंगे और याद रखेंगे। विश्वास के साथ जो कुछ सीखेंगे उसका पालन करेंगे। अभी जाकर विश्राम करें। इसके बाद क्या करना होगा मैं कल उसकी जानकारी दे दूंगा। दूसरे दिन सुबह रामाशंकर जब श्री ठाकुर के नज़दीक आए तो सूर्य की रोशनी में उनका गिरुआ वस्त्र और भी ज़्यादा मैला दिख रहा था और सर का केश अविन्यस्त और दाढ़ी अशोभनीय लग रही थी। श्री ठाकुर उनसे एकांत में बात करेंगे कहकर सभी को दूर चले जाने बोले। रामाशंकर उनको भक्तिपूर्ण भाव से प्रणाम किए। श्री ठाकुर जी बोले, आपने ध्यान किया था? रामाशंकर जी बोले, जी हाँ, रात्रि का अधिकांश समय ध्यान में ही बीता है और अभी केष्टोदा के पास से आ रहा हूँ। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि नीति नियम का इतना महत्व क्यों है, परंतु रुपया न रहने के चलते मैं प्रणामी नहीं दे पा रहा हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, कम से कम जंगल से फूल भी लाकर दे सकते हैं। तीनों नियम बहुत निष्ठा के साथ पालन करना है, तब मेरी कोशिश तुम्हारे लिए सहायक होगी। मैं जो बोलूँगा वह करने प्रस्तुत हैं तो? रामाशंकर आगे बढ़कर श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम करके संकल्पबद्ध हुए। श्री ठाकुर जी बोले, तब अभी जाकर स्नान करें, केश दाढ़ी कटवाएं, नए वस्त्र के लिए केष्टोदा से रुपया पैसा लेकर जाएं। अपराह्न में जब रामाशंकर लौटे तब उनको सन्यासी रूप में कोई पहचान नहीं पा रहा था। उनकी बुद्धिदीप्त आंखें देखकर बलवान, साहसी और शक्तिशाली पुरुष लग रहे थे। श्री ठाकुर जी बोले, खाना खाए हैं तो? रामाशंकर दास सर हिलाकर सम्मति दिए। श्री ठाकुर जी बोले, अब सीधा अकेले पावना पुलिस स्टेशन में जाकर आत्मसमर्पण करें। उन लोगों के नज़दीक
सब कुछ स्वीकार करें, कुछ भी गोपन नहीं रखेंगे। समझ में आया तो? यह बात सुनकर रामाशंकर घबराहट से सर हिलाकर सम्मति दिए। श्री ठाकुर जी बोले, आपको सहायता करने का यही है एकमात्र उपाय। नीति नियम मानकर चलेंगे, ध्यान करेंगे, प्रेम सहित जो मिलेगा प्रतिदिन सवेरे निवेदन करेंगे और जिसके साथ भेंट होगी उन लोगों की यथासंभव सेवा देने में अवहेलना नहीं करेंगे। अन्य लोग आपके माध्यम से परमपिता का अनुभव करेगा और आपका कुछ भी क्षति नहीं होगी। रमाशंकर गुरु के मुख की तरफ देखें और घूमकर रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिए। अनंत महाराज ने पूछा, पुलिस के पास जाएगा तो? श्री ठाकुर दृढ़ता के साथ बोले, अवश्य ही जाएगा। श्री ठाकुर ने ठीक ही कहा था। यह राजनैतिक संग्रामी हिमायतपुर आश्रम से 4 किलोमीटर की दूरी पैदल पुलिस स्टेशन गए और वहां आत्मसमर्पण किए। केंद्रीय गुप्तचर ने विभाग संदिग्ध चित्त से उसका आत्मसमर्पण ग्रहण किया। क्योंकि रामाशंकर बहुत चतुर व्यक्ति थे, वे पुलिस को मूर्ख बनाकर छुप जाते थे, कभी भी पकड़ में नहीं आए। उनका पूरा परिचय जानने में कई दिन लगा। उसके बाद उनको एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और 10 सशस्त्र पुलिस दल के साथ पटना जेल ले जाया गया। उनका दोष स्वीकारोक्ति लिपिबद्ध किया गया और तुरंत जांच पड़ताल और दंड की व्यवस्था शुरू हो गई। इसी बीच श्री ठाकुर अनुभवी कानून सलाहकार के साथ रामाशंकर के संबंध में चर्चा करवाए। सब कुछ जानने के बाद उन लोगों ने अपना सलाह दिया कि इस परिस्थिति में रामाशंकर की रिहाई होना असंभव है और भयंकर आरोप होने के कारण हस्तक्षेप करने पर विपरीत परिस्थिति भी हो सकती है। उसी वक्त श्री ठाकुर की दृष्टि भोलानाथ सरकार पर पड़ी, जो कि कानून सलाहकारों दल में नहीं थे, दूसरे स्थान पर बैठे थे। कुछ जरूरत पड़ सकती है यह सोचकर श्री ठाकुर जी बोले, भोलानाथ दा, आप ही रामाशंकर को जेल से मुक्त करवा सकते हैं। भोलानाथ दा बोले, मैं सकूंगा? किस तरह से? मेरी तरफ पुलिस देखने से ही तो मेरा पेशाब हो जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, आप यह काम कर सकते हैं। वकील लोग ठीक कह रहे हैं। कानून प्रक्रिया आरंभ करने में देर हो चुकी है, परंतु एक पवित्र हृदय के लिए कुछ भी विलंब नहीं हुआ है। परमपिता आपके सहायक होंगे और प्रेरणा देंगे, क्योंकि रामाशंकर प्रकृत रूप से अनुतप्त हैं। भोलानाथ के ऊपर इतना महत्वपूर्ण दायित्व आ जाने के कारण वे बहुत गंभीर हो गए। वे चुपचाप स्थान त्याग करके चले गए और रात में श्री ठाकुर का मच्छरदानी लगाने के लिए उपस्थित भी नहीं हुए। दूसरे दिन सुबह भोलानाथ दा चिंतित अवस्था में श्री ठाकुर के पास उपस्थित हुए। उन्होंने श्री ठाकुर से पूछा, आप अभी भी क्या कहते हैं, मैं यह काम कर पाऊंगा? श्री ठाकुर बहुत दृढ़तापूर्वक बोले, मैं 1000 बार कहता हूँ, आप ही ये काम कर सकते हैं। सिर्फ आरंभ कर दें और देखेंगे कि सब कुछ होता जा रहा है। रामाशंकर को पत्र लिखकर जानकारी दे दें कि आप उसके लिए वकालती कर रहे हैं और आप बिहार चले जाएं। भोलानाथ दा बिहार से परिचित नहीं थे। गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके राजेंद्र नाथ मजुमदार के साथ समस्तीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए पटना पहुंच गए। पुलिस के साथ मुलाकात करने पर कोई फायदा नहीं हुआ, परंतु निर्विच्छिन्न भाव से इस कार्य में लगे रहकर अंत में बिहार के अपराध अनुसंधान विभाग के डीआईजी मिस्टर ब्रुस के ऑफिस में रमाशंकर का पक्ष लेकर पहुंचे। वे ईसाई और हिंदू का उदाहरण देकर तर्क प्रस्तुत करके अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिए। मिस्टर ब्रुस अपनी बुद्धि और कर्म दक्षता के फलस्वरूप डीआईजी जैसे गरिमामय पद पर अधिष्ठित हुए थे। उनको आसानी से कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। परिस्थिति को संभालना और मनुष्य को पहचानने की असंभव क्षमता उनमें थी। मिस्टर ब्रुस बोले, आपका उद्देश्य क्या है? आप बंगाली हैं और रामाशंकर बिहारी। आप एक अच्छे धर्मप्राण व्यक्ति हैं, परंतु रामाशंकर एक अपराधी। ऐसे व्यक्ति आपका क्या उपकार कर सकता है? भोलानाथ सरकार अकपट भाव से बोले, हम लोग सभी क्या परमपिता के संतान नहीं हैं? रामाशंकर ठाकुर जी का शिष्य है, इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है
और वह मेरा छोटा भाई है। समय के प्रवाह में वह खराब पथ पर चला गया था, इससे आप सहमत होंगे। परंतु रामाशंकर अब बदल गया है। वह कुसंस्कार मुक्त हो गया है। अपनी गलती को सुधार करके भविष्य में सर्वोच्च आदर्श की सेवा करना ही अब उसकी एकमात्र इच्छा है। आंतरिकता के साथ बहुत पारिवारिक घटना का उल्लेख करके भोलानाथ दा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था और क्षमाशीलता पर आस्था व्यक्त किए। मिस्टर ब्रुस उनके व्यवहार से बहुत खुश होकर भोलानाथ दा को वादा किए कि वे इस केस का अनुसंधान करेंगे। वे जेल का परिदर्शन करके वहां के अधिकारियों के साथ चर्चा किए और जिस प्रहरियों के साथ रमाशंकर का व्यक्तिगत संपर्क था उन लोगों के साथ भी चर्चा किए। उन लोगों का रिपोर्ट अनुकूल था। रामाशंकर नम्र स्वभाव और प्रशांत भावासंपन्न होकर प्रहरियों तथा अन्य कैदियों की सेवा देने के चलते जेल के अंदर एक अनुकूल धारणा बनी हुई थी। चुंबक की तरह सभी कैदी उनके तरफ आकृष्ट रहते थे। पारस्परिक शत्रुता भूलकर वे लोग सहज में नम्र हो गए थे। भोलानाथ दा अपने तर्क में ठीक थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सभी ने इस कैदी की प्रशंसा किया। आतंकवादी स्वभाव का कोई प्रमाण नहीं मिला। थोड़े ही दिनों में रामाशंकर में बहुत परिवर्तन हो गया था। वे एक अच्छा मनुष्य बन गए थे। प्रतिदिन संध्या में भोलानाथ दा गुप्तचर विभाग ऑफिस के बाहर उपस्थित रहते थे। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भोलानाथ दा को एक दिन मिस्टर ब्रुस ऑफिस के अंदर सम्मान सहित बैठाए। उन्होंने कहा, मिस्टर सरकार, मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ। रामाशंकर के विषय में अनुसंधान करके मैं एक अनुकूल निर्णय पर पहुँचा हूँ, परंतु सिर्फ मुझ पर दायित्व दिया जाता तो मैं क्षमा करने के पक्ष में मत देता। दुर्भाग्यवशतः मेरे सहकर्मी गण दंड संहिता के गर्हित अवमानना का सम्मति नहीं देंगे। भोलानाथ दा बोले, आपके सहकर्मियों के साथ मुझे बात करने की अनुमति दें। मैं उन लोगों की भावना का अवश्य ही परिवर्तन कर सकता हूँ। मिस्टर ब्रुस मुस्कुराकर बोले, लेकिन वे लोग मेरे जैसा दर्दी और खुले दिल वाले नहीं हैं। भोलानाथ दा बोले, तो भी दया करके एक बार उन लोगों के साथ बात करने का अवसर मुझे दें। मिस्टर ब्रुस रामाशंकर का रिपोर्ट देखते देखते चिंतित होकर बोले, ठीक है, अगले दिन आप संध्या 7:30 बजे हम लोगों के सीआईडी क्लब में आए। सीआईडी क्लब के सुरक्षाकर्मी ने भोलानाथ दा को एक कारपेट बिछाया हुआ कमरे में पहुंचा दिया, जहां ब्रुस अपने सहकर्मी के साथ बैठकर वार्तालाप करने के साथ ही साथ मद्यपान भी कर रहे थे। मिस्टर ब्रुस ने आगे बढ़कर भोलानाथ दा का हाथ पकड़कर प्रत्येक के साथ परिचय करवाया। उन लोगों में एक भारतीय भी थे जो अपराध मनोवैज्ञानिक थे। परिचय करवाने के बाद मिस्टर ब्रुस ने कहा, हम लोग आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। इसके बाद वे अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही साथ भोलानाथ दा को भी स्थान ग्रहण करने बोले। मैं रामाशंकर के पक्ष में कुछ कहने आया हूँ। इतना कहकर भोलानाथ दा विस्मित हो गए। लग रहा था कि शब्द सब उनका नहीं है। वे स्वयं समझ पा रहे थे कि श्री ठाकुर उनके स्वर में विराजमान होकर तर्क की उपस्थापन कर रहे हैं। भोलानाथ दा बोले, इस वक्त आप लोग रामाशंकर से बड़ा अपराधी हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिक ने कहा, आपको पता है न कि आप अभी कहाँ हैं? भोलानाथ दा बोले, जी हाँ, मुझे पता है। मैं अपना अभियोग प्रमाण कर सकता हूँ। अपने नज़दीक के लोगों से शुरू करके प्रत्येक ऑफिसर से गुप्तचर विभाग में कार्यकाल का कुल समय पूछे। किसी ने कहा 8 वर्ष, किसी ने कहा 12 वर्ष, किसी ने कहा 6, 15, किसी का 2 वर्ष से कार्य कर रहे थे। इतने वर्षों से आप लोगों के मस्तिष्क हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण, षड्यंत्र इत्यादि से युक्त रहा। आप लोगों को क्या पता है कि ये सब आप लोगों के मन पर क्या प्रभाव डाला है? वहां पर उपस्थित भारतीय मनोवैज्ञानिक एवं संश्लिष्ट व्यक्तिगण ने भोलानाथ दा के इस प्रश्न को सुनकर बहुत आश्चर्य होकर चुपचाप देखते रहे। भोलानाथ दा बोले, नहीं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु हमारे तपोवन स्कूल के किसी भी 12 वर्ष के लड़के को इसका उत्तर पता है। आप लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं या चिंतन करते हैं, वह आपके मस्तिष्क पर एक अस्थायी छाप अंकित करता है। उनके स्वर में सहज आत्मीयता का भाव व्यक्त हो रहा था।
वे पुनः बोलने लगे, श्री ठाकुर से युक्त होने के पहले मैं एक इंश्योरेंस एजेंट था। एक दिन बैंक में रुपया जमा करने के समय मेरे नज़दीक बहुत छोटा पोशाक पहने एक लड़की का स्तन का अधिकांश भाग दिखाई दिया। मैं यह देखकर तुरंत लाज से अपना चेहरा घुमा लिया था। आपको पता है इसके बाद इसका प्रभाव मेरे ऊपर क्या हुआ था? इस घटना के 6 महीने के बाद एक दिन रात के स्वप्न में इस लड़की को अपने बाहों में देखकर मेरा स्वप्न दोष हुआ था। यहाँ तो आप लोग दिन पर दिन, महीने पर महीना, साल दर साल ऐसे कुत्सित विषय से लिप्त हैं। दूसरों के इस अपराध का कर्म आप लोगों के मस्तिष्क पर अंकित होते रहता है। इसके अलावा और कुछ होगा ही कैसे? परंतु रामाशंकर अपने प्रत्येक असत चिंता, वाक्य और कर्म स्वीकार करके अनुताप सहित दोष स्वीकार किया है, इसलिए उसका मन और आत्मा परिशुद्ध होकर पवित्र हो गया है। उसके मन में ये सब और नहीं है। गहरी निश्वास लेकर वे कुछ पीछे हटकर सामने खड़े ऑफिसर की तरफ देखकर बोले, महाशय, मैं उसको साथ ही साथ छोड़ने नहीं कह रहा हूँ, परंतु जब वह स्वयं को बदलने के लिए इतना उतावला है, कारागार उसका सहायक नहीं होगा और वह कारागार में रहकर आप लोगों की सहायता नहीं कर पाएगा। ठाकुर उसके जैसे बहुतों में परिवर्तन लाए हैं। इन सब घटनाओं का उल्लेख बंगाल पुलिस के फाइल में है। रामाशंकर स्वतः चित्त भाव से आत्मसमर्पण किया है। उसमें जो परिवर्तन हुआ है उससे मिस्टर ब्रुस आप लोगों को निश्चय ही अवगत करवाए होंगे। महाशय, ईसाइयों के क्षमा विधान और ब्रिटिश के न्याय विधान के अनुसार मैं रामाशंकर को उसके आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के हाथों में सौंपने का आवेदन कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद भोलानाथ दा असहाय भाव से रोने लगे और सम्मुख में बैठे लोगों की तरफ देखने लगे। वे लोग कोई वादा नहीं कर रहे हैं। एक भारी शरीर वाला अंग्रेज धीरे से सिर हिलाकर बोले, मैं निश्चय ही कहूँगा कि ये एक अभिनय आवेदन है, परंतु आप लोगों के ठाकुर जो आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने की बात कह रहे हैं वह बहुत मुश्किल है। भोलानाथ दा बोले, महाशय, आप लोग सिर्फ जांच करें, अपने ऑफिस के रिकॉर्ड को देखें। मैं जो कहा हूँ वह सब सत्य है। देखने पर ही पता चल जाएगा। भारत साहसी और उच्च आदर्श संपन्न मनुष्य चाहता है, वह भी आप लोगों की इच्छा अनुसार ही होगा। यद्यपि रामाशंकर अपने गुण को खराब कार्यों में लगाया था, अभी ये गुण उसके पास हैं। वह कितना बड़ा महत मनुष्य बन सकता है वह आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि आप लोग उसको हम लोगों के हाथों में सौंपते हैं तब बहुत लोग यह अनुभव करेंगे कि आप लोग प्रतिशोध परायण नहीं हैं। वे लोग आपको आशीर्वाद देंगे और आप लोगों के लिए कार्य करेंगे। थोड़े समय के लिए इसको कोशिश करके देख सकते हैं, यही है मेरी प्रार्थना। भोलानाथ दा हाथ जोड़ करके सर झुकाए और उन लोगों का जवाब सुनने के लिए चुपचाप हो गए। मिस्टर ब्रुस सदैव संगति बोले, क्या आपका आवेदन समाप्त हुआ? भोलानाथ बोले, जी हाँ, मेरी बातें समाप्त हो गई हैं। मिस्टर ब्रुस बोले, तब आप बाहर कुछ देर इंतजार करने का कष्ट करें, क्योंकि हम लोग कानून के विभिन्न पहलुओं के संबंध में चर्चा करेंगे। भोलानाथ दा कमरे से बाहर निकलकर धीरे से दरवाजा बंद कर दिए। उनका हाथ पैर कांप रहा था, शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। वे श्री ठाकुर से प्रार्थना किए, ठाकुर, आप मुझे इतना उच्च स्तर पर उठा दिए हैं, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मेरा सर चक्कर खा रहा है, मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मुक्ति दें। आप अपनी समस्त शक्ति से उन लोगों के पास जाएं, उन लोगों के मन में, हृदय में प्रवेश करें, उन लोगों के जिह्वा आपका स्पर्श दान करें, जिससे वे लोग दया विधान दें। प्रायः 1 घंटे के बाद शांत नज़रों से मिस्टर ब्रुस दरवाज़ा खोलकर भोलानाथ दा को अंदर आने का इशारा दिए। मिस्टर ब्रुस दृढ़ और निर्णयात्मक भाव से बोले, हमारे सहकर्मी गण का एक मत है कि थोड़े दिनों के लिए यह परीक्षा करके देखेंगे। रामाशंकर को हिमायतपुर सत्संग आश्रम में छोड़ने के लिए एक बयान लिखना होगा। वह आश्रम प्रांगण में नज़रबंदी रहेंगे और हर एक सोमवार को पावना पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। 6 सप्ताह के बाद इस संबंध में भविष्य की समीक्षा की जाएगी। भोलानाथ दा मुस्कुराकर बोले, धन्यवाद महाशय, आप लोगों के सुदीर्घ जीवन और समृद्धि के लिए मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा। ठाकुर जी,
की आशीर्वाद आप लोगों के साथ सदा रहेगा। मिस्टर ब्रुस सचेत करते हुए बोले, आप रामाशंकर की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी होंगे। मैं सावधान कर रहा हूँ, यदि रामाशंकर पलायन करता है तब सब कानून आपके ऊपर लागू हो जाएगा। मिस्टर ब्रुस उनके साथ दरवाजे तक आए। आप जिस निष्ठा और वाक्यपटुता के साथ अपने ठाकुर के लिए किए हैं, भविष्य में हमारे लोग इस तरह से ही प्रेरण करेंगे, यही आशा करता हूँ। कहकर मिस्टर ब्रुस मुस्कुराए। भोलानाथ दा बोले, महोदय, वे लोग आपसे प्रेम करें, यह सबसे बड़ी शक्ति है। रुपए से यह खरीदा नहीं जा सकता है। कोई बाधा इसका प्रतिरोध नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि दंड संहिता भी नहीं। बहुत तर्क वितर्क और लिखाई पढ़ाई के बाद बिहार सरकार रामाशंकर को छोड़ने के लिए तैयार हुई। यह शर्त रखा गया कि बंगाल पुलिस यदि इसका दायित्व लेती है तो बिहार पुलिस छोड़ेगी। इसलिए भोलानाथ दा पटना से कलकत्ता आकर बंगाल पुलिस के साथ मुलाकात किए। बंगाल में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि ठाकुर और सत्संग के संबंध में वे लोग पहले से ही अवगत थे। बंगाल के अनेक समाज विरोधी को सत्संग समाज की मूल धारा में लौटने का प्रमाण था। बंगाल की सरकार भोलानाथ दा के हाथों में रामाशंकर को सौंपने का बिहार सरकार से सिफारिश की। अंत में बिहार सरकार बंगाल सरकार के कथनानुसार रामाशंकर को छोड़ने के लिए तैयार हुई। इस तरह से मिस्टर ब्रुस के साथ साक्षात करके 3 महीने के बाद रामाशंकर को सत्संग के तत्वावधान में छोड़ा गया। कलकत्ता पहुंचकर भोलानाथ दा रामाशंकर की रिहाई का समाचार श्री ठाकुर के पास टेलीग्राम करके बताए। श्री ठाकुर इसका उत्तर दिए, उसको एक राजकुमार की तरह तैयार करके लेते आओ। भोलानाथ दा रामाशंकर को नया वस्त्र और गले में फूल माला पहनाकर श्री ठाकुर के चरणों में समर्पित किए। भोलानाथ दा सत्संग आश्रम लौटकर आए तो ठाकुर ने उन्हें आलिंगन करके आवेग के साथ उनका चुंबन लेते हुए बोले, देखें भोलानाथ दा, आप में कितनी असंभव प्रतिभा है। अपने विश्वस्त भक्तों की तरफ स्थिर दृष्टि से देखते रहे। भोलानाथ दा रामाशंकर को साथ लेकर प्रत्येक सोमवार को पाबना पुलिस स्टेशन में हाजिर होते रहे। अनेक दिनों तक इस प्रकार चलने के बाद अधिकारियों को विश्वास हो गया कि उनका अब पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं है एवं रामाशंकर सिंह बिना शर्त रिहा हो गए। श्री ठाकुर के पथ प्रदर्शन में रामाशंकर श्रमिक परिचालना के संबंध में अंतराशी और दक्ष हो गए और इस विषय में अभिज्ञ परामर्शदाता बन गए थे। बाद में वे इष्ट स्वार्थ मूलक कर्म में व्यापृत रहे। स्रोतः स्वस्ति सेवक पत्रिका दिसंबर 2019, अनुवादक दीपानंद प्रसाद, शाश्वती सितंबर 2024 से। जय गुरु।